which are called orthonormal bases, are standard basis. So orthonormal basis क्या है? We will define them. So for example, मेरे पास है, let's suppose एक basis set है B, और इस set के अंदर मेरे पास कुछ vectors हैं. In fact, n number of vectors हैं, and these are represented by E1, E2, E3 till En. अब रिमेंबर कि बेसिस सेट के अंदर n वेक्टर्स हैं, सो n वेक्टर्स का बेसिस सेट में होना मीन कि दिस इज एन n डायमेंशनल स्पेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर कि बेसिस सेट के अंदर जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे दे विल फॉर्म अ बेसिस सेट, और उसका जो डायमेंशन होगा वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर होगा. तो इसके अंदर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो n नंबर ऑफ वेक्टर्स मीन कि ये n डायमेंशनल स्पेस है या n डायमेंशनल स्पेस के बेसिस है, और ये n डायमेंशनल का पूरा जो स्पेस है वो इससे स्पेन हो सकता है. सो ये आपके पास एक बेसिस सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं. अब ये बेसिस सेट ऑर्थोनॉर्मल कब होगा? अब उसके लिए दो कंडीशंस है ऑर्थोनॉर्मेलिटी के लिए. नंबर वन, जो पहला कंडीशन है कि डिफरेंट वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. अगर आप इस सेट से डिफरेंट वेक्टर ले लें, सो different vectors must be orthogonal to each other, must be orthogonal or perpendicular to each other, orthogonal to each other. तो ये पहला कंडीशन है. अगर मैं इस सेट से कोई से भी दो वेक्टर्स उठा लूँ, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स में उठा लूँ, कोई से दो डिफरेंट वेक्टर, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इट हैज टू बी जीरो, बिकॉज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट के दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. इफ वेक्टर्स आपके पास नॉन जीरो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है और इसका भी मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, तो अगर ये एंगल 90 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, then a dot b is equal to 0, and this is what we know from our elementary knowledge of vectors कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होगा तो देन वी विल से कि ये जो दो वेक्टर्स हैं a और b, ये आपस में ऑर्थोगोनल है. सो अब इस सेट में से आप कोई से भी दो डिफरेंट वेक्टर्स उठा लें, फॉर एग्जांपल E3 और E4 उठा लें, उनका भी इसी तरह का होना चाहिए. सिमिलरली E4 और E100 उठा लें, कोई भी नंबर, कोई से भी दो डिफरेंट फैक्टर्स इस सेट से आप उठा लें, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि आप कोई से भी दो वेक्टर्स इस सेट में से उठा लें और वो आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल अगर हो, तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा. अब दूसरा कंडीशन क्या होगा ऑर्थोगोनैलिटी के लिए? सेकंड कंडीशन ये है कि हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप कोई सा भी वेक्टर ले लें, ईच वेक्टर ऑफ द सेट, जो बी सेट है, each vector of the set B must have unit length, unit length, या उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, या वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए. सो हर एक वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए. तो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हो, आपस में 90 डिग्री पे हो, और हर एक का मैग्नीट्यूड 1 हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं E1 ले लूँ तो इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1. सिमिलरली अगर मैं E2 ले लूँ तो इसका भी मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1, एंड सो ऑन. अगर मैं इस सेट का कोई सा भी वेक्टर ले लूँ तो इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हो और हर एक का मैग्नीट्यूड अलग अलग से 1 हो, तो वी से कि ये वेक्टर्स आप ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स है. फॉर एग्जांपल मैं यूजुअल 3 डायमेंशनल स्पेस लेता हूँ. लेट्स सपोज यूजुअल 3 डायमेंशनल स्पेस का बेसिस सेट ये होगा आई, जे और के, क्योंकि इस आई, जे और के से पूरा का पूरा स्पेस स्पेन हो सकता है. अगर मैं अपने नोटेशन में इसको कहूँ, इन माय नोटेशन, लेट्स सपोज मेरा E1 जो है इस केस में आई यूनिट वेक्टर है, और E2 जो है ये मेरा जे यूनिट वेक्टर है, और E3 जो है मेरा के यूनिट वेक्टर है. तो अगर मैं इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूँ तो यू नो दिस के अगर ये आपका आई यूनिट वेक्टर है तो ये आपका जे यूनिट वेक्टर होगा और ये आपका के यूनिट वेक्टर होगा. लेकिन अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अब मैं इन
इनको अपने नोटेशन के मुताबिक आई एम कॉलिंग दिस E1 और इसको मैं कह रहा हूँ E2 और इसको मैं नाम दे रहा हूँ E3, क्योंकि हम जनरल n डायमेंशनल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ 3 डायमेंशन के अंदर है। अब यू नो दिस फ्रॉम योर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द वेक्टर्स कि I और J के दरमियान एंगल 90 होता है, J और K के दरमियान एंगल 90 होता है, एंड सिमिलरली I और K के दरमियान भी एंगल 90 होता है। तो ये सब वेक्टर्स अगर आप आपस में ले लेते हैं, कोई से भी दो इस सेट से आप उठा ले, तो आपका होगा I डॉट J इज इक्वल टू 0, क्योंकि और सिमिलरली ये भी होगा I का मैग्नीट्यूड 1 है, J का मैग्नीट्यूड 1 है, K का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो इन सब वेक्टर्स के जितने भी वेक्टर्स इस सेट के अंदर है, ये वाले सबका मैग्नीट्यूड भी 1 है और डिफरेंट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल भी है। तो ये जो सेट है मेरा 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के लिए, दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस, इसको हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर या ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस। और सिमिलरली आप इसमें से हर एक को चेक कर सकते हैं, दिस इज अ ट्रिवियल एक्सरसाइज। तो ये एक एग्जांपल आ गया। अब इन डायमेंशन में इस चीज़ को हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही अपना बी सेट लेता हूँ जिसके अंदर E1, E2 और E3 वेक्टर्स हैं, टेल En, तो इन नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। अब इसमें से हर एक के लिए मैं ये चीज़ अगर चेक करूँ कि अगर हर एक वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ और हर एक का मैग्नीट्यूड 1 आता है टेल n, और फिर इसमें से मैं दो कोई से दो वेक्टर डिफरेंट वेक्टर लाइक E1 और E2 और E3 डिफरेंट वेक्टर्स, क्योंकि अगर मैं सेम वेक्टर लेता हूँ लाइक E1 अगर मैं लेता हूँ और अगर E1 I है तो E1 तो एक ही लाइन में है। अगर दो E1 वेक्टर लूँ या दो I वेक्टर लूँ तो दो I वेक्टर तो एक ही लाइन में है, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी आप डिफरेंट वेक्टर्स की चेक करोगे जब डिफरेंट वेक्टर्स हो, डिफरेंट इंडेक्स वाले हो। तो इस चीज़ को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन से लिखते हैं, और उस शॉर्ट हैंड नोटेशन को कहा जाता है, जो दो हमारे ऊपर वाले कंडीशंस हैं कि आपस में ऑर्थोगोनल हो और हर एक का मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसको हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं, और उस शॉर्ट हैंड नोटेशन को कहा जाता है क्रोनेकर। So the Kronecker delta is given by Mn, and it's equal to 1 if m is equal to n, and it's 0 if m is not equal to n. Now, by using this Kronecker delta, we can easily express the basis vector. For example, if I take the unit vector I, the basis vector I, and I take the dot product of this ith basis vector with the jth basis vector, then this will give me delta ij, and this delta ij is, if I write with the ij's indices, this will be 1 if I is equal to j, and this will be 0 if I is not equal to j. So ये मैंने अपने जो बेसिस वेक्टर है उनका जनरल प्रोडक्ट ले लिया, जनरल इनर प्रोडक्ट या जनरल डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और इसको मैंने एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख लिया। तो ये आपका जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, अगर किसी भी बेसिस वेक्टर के लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, या अगर किसी भी बेसिस वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, देन दोज बेसिस वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, जिसमें कि आपके पास दिस इज अ क्रोनिकर डेल्टा और ये उसके दो इंडिसेस हैं। अगर ये इंडिसेस आपस में बराबर है जिस तरह की यहाँ पर है, इफ i is equal to j, so we'll get 1, and if i is not equal to j, we'll get 0. So for example, अगर मैं ये वाला डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, i1 और i2 का ले लूँ, now this is I and this is j, look at here,
पहला I और दूसरा index j. So E1 dot E2 must be equal to 0. Look it, if they are not equal, then this Kronecker delta will be equal to 1. और similarly अगर मैं E1 dot E1 ले लूँ तो इस केस में I should get 1 because अब दोनों indices same है. Look at this property, I is equal to j. तो पहली एंट्री जो है वो I है और दूसरी एंट्री जो है वो j है. अब इस केस में I और j आपस में बराबर है, so we are getting 1. Similarly for this second E2 dot E2 will be equal to 1 and so on. EI dot EI is equal to 1. और अगर हम different vectors लेंगे, so for different vectors we will get 0. कोई से भी different आप ले लें, it will give you 0. So EI dot EJ is simply delta I j. This is shorthand notation for orthonormal basis. और ये जो delta I j है या Kronecker delta है, this is a very useful notation in most of the cases. For example, identity matrix